ये बहरुल काहिल यानी पैसिफिक ओशन है, दुनिया का सबसे बड़ा समंदर। इस समंदर में छोटे छोटे जजीरों और समुद्री चट्टानों से घिरे हिस्से में एक चट्टान पर पिछले 20 साल से एक बहरी जहाज खड़ा है। इस जहाज को जंग लग चुका है, इसके कमरों में काट कबाड़ के ढेर लगे हैं। समंदर इसे आहिस्ता आहिस्ता खाता जा रहा है, लेकिन फिर भी यह जहाज कुछ इंसानों का घर है। खुश्की से सैकड़ों किलोमीटर दूर रहने वाले ये इंसान रोज सुबह उठकर चारों तरफ फैला समंदर देखते हैं और रात को इसी समंदर की लहरों का शोर सुनते सुनते नींद की वादी में गुम हो जाते हैं। ये इंसान और ये जहाज एक नई उभरती हुई ताकत के रास्ते की आखिरी दीवार हैं। जिस दिन समंदर इस जहाज को निगल लेगा, उस दिन इस इलाके की तारीख भी बदल जाएगी। इस बहरी जहाज का नाम सेरामीटर है और इस पर रहने वाले इंसान फिलिपाइनी फौजी हैं जो समंदर के इस हिस्से को फिलिपाइन के कंट्रोल में रखना चाहते हैं। दूसरी जंग अजीम के इस पुराने जंग खुर्दा बहरी जहाज से कुछ दूर सफेद रंग के दो जदीद बहरी जहाज बड़ी शान से पेट्रोलिंग करते हैं। ये चीनी कोस्ट गार्ड्स के जहाज हैं जो रोजाना इस उम्मीद पर सेरामीटर को देखने आते हैं कि आज ये जहाज डूब जाएगा और फिर ये बहरी चट्टान हमारी होगी। लेकिन दो मुल्क एक चट्टान के लिए क्यों लड़ रहे हैं? समंदर के इस हिस्से में कौन सी ऐसी खास बात है जिसने कुछ इंसानों को अपनों से दूर एक तबाहशुदा जहाज की रखवाली पर मजबूर कर दिया है? ये बहरुल काहिल यानी सुस्त समंदर के अंदर ये कौन सा नया तूफान उठ रहा है? मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और देखो सुनो जानो की हिस्ट्री ऑफ चाइना सीरीज की आखिरी किस्त में हम आज आपको यही सब दिखा रहे हैं। और हां, हम ये भी दिखाएंगे कि आखिर गवादर पाकिस्तान और चीन दोनों ही के लिए इतना अहम क्यों हो गया है। फिलिपाइन का ये बहरी जहाज जिस मकाम पर खड़ा है वो स्प्रेटली आइलैंड्स कहलाता है। यहाँ 100 से भी ज्यादा छोटे बड़े जजीरे और समुद्री चट्टानें हैं। स्प्रेटली आइलैंड्स साउथ चाइना सी का हिस्सा है। चीन का मानना है कि साउथ चाइना सी की हुदूद ताइवान से लेकर मलेशिया तक है और इस बीच में जितना भी समंदर है वो सब सिर्फ और सिर्फ चीन की मलकियत है। जबकि वियतनाम की हुदूद के करीब वाक़े 130 जजीरे और पहाड़ी चट्टानें जो पैरासिल आइलैंड्स कहलाती हैं वो भी इसी समंदर में शामिल हैं। चीन इन तमाम जजीरों की मलकियत का दावेदार है, लेकिन इस इलाके के दीगर ममालिक जैसे वियतनाम, फिलिपाइन, मलेशिया और ब्रुनाई दारुस्सलाम वगैरह इस समंदर पर चीन के हक को चैलेंज करते हैं। हत्ता के ताइवान, जिसे चीन अपना बागी सूबा कहता है, वो भी चीन के दावे के खिलाफ है। बल्कि चीन का जितने जजीरों पर दावा है इन पर ताइवान का भी क्लेम है। यूं चीन और इसके हमसाया मुल्कों में इस समंदर पर कब्जे की एक खतरनाक जंग जारी है। आज से नहीं, पिछले 45 बरस से। जी हाँ, ये लड़ाई 1974 में शुरू हुई थी जब चीन ने पैरासिल आइलैंड्स पर कब्जा कर लिया था। लेकिन ताइवान और वियतनाम दोनों इन जजीरों पर अपनी मलकियत का दावा करते हैं और चीन का कब्जा तस्लीम नहीं करते। दूसरी तरफ स्प्रेटली आइलैंड्स भी आहिस्ता आहिस्ता चीन के कब्जे में जा रही हैं। इस समंदर पर कंट्रोल की एक वजह तो यह है कि दुनिया भर में जितनी भी शिपिंग होती है इसका 50% साउथ चाइना सी से ही गुजरकर चीन, जापान, साउथ कोरिया और दूसरे मुल्कों तक पहुंचता है। जबकि चीन का 80% तेल भी इसी रूट से सप्लाई होता है। यानी ये इलाका चीन की लाइफ लाइन या शाहरग है। जबकि दूसरी वजह यह है कि साउथ चाइना सी की गहराइयों में तेल और गैस के बेपनाह ज़खायर हैं जिनकी पूरी वैल्यू का अंदाज़ा अभी तक नहीं लगाया जा सका। चीन ने तो 2014 में पैरासिल आइलैंड्स के पास एक ऑयल रिग भी नस्ब किया था, लेकिन वियतनाम के एहतजाज और इंटरनेशनल प्रेशर के बाद चीन ने यह ऑयल रिग हटा लिया। इसी तरह स्प्रेटली आइलैंड्स पर चीन के दावे के खिलाफ तो फिलिपाइन ने हेग की आलमी अदालत का दरवाजा भी खटखटा दिया था। आलमी अदालत ने फैसला दिया कि चीन का इस इलाके पर कोई हक नहीं है और इसकी वजह यह है कि आलमी कानून के मुताबिक कोई भी मुल्क अपने साहिल के साथ 200 नॉटिकल मील यानी 370 किलोमीटर तक ऐसे इलाके पर अपना हक जता सकता है जहां कोई कुदरती वसाइल मौजूद हों। लेकिन चूंकि स्प्रेटली आइलैंड्स में अभी तक कोई वसाइल नहीं मिले और यहाँ कोई बड़ा जजीरा नहीं बल्कि सिर्फ चट्टानें और टापू वगैरह हैं, इसलिए चीन इस इलाके को क्लेम नहीं कर सकता। लेकिन चीन ने आलमी अदालत का फैसला मानने से इनकार कर दिया।
चीन के हरीफ मुल्कों के साथ मसला यह है कि वो स्प्रेटली आइलैंड्स पर फौजी अड्डे नहीं बना सकते क्योंकि ये जजीरे बहुत छोटे हैं, जबकि चीन ने इसका एक जबरदस्त हल निकाल लिया है और वो हल है मसनूई जजीरे। चीन स्प्रेटली आइलैंड्स और पैरासिल आइलैंड्स पर 10 के करीब जजीरे बना चुका है, जिनका रकबा 3,500 एकड़ से जायद है, जबकि मजीद जजीरों पर भी काम जारी है। मसनूई जजीरे असल में ऐसी समंदरी चट्टानों पर बनते हैं जो समंदर की बाहरी सतह के इंतहाई करीब होती हैं। इन चट्टानों को रीफ कहा जाता है, जो मसनूई जजीरों के लिए मजबूत फाउंडेशन का काम देती हैं। स्प्रेटली आइलैंड्स और पैरासिल आइलैंड्स में ऐसी चट्टानों की भरमार है। चीन ने ये जजीरे बनाने के लिए 2 बहरी जहाज तियानजिंग और तियानकिंग तैयार किए हैं। ये जहाज बहरी चट्टानों को तोड़कर हमवार करते हैं और फिर इन पर मिट्टी डालकर जजीरे में बदल देते हैं। लेकिन चीन के मुखालिफ ममालिक ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मसनूई जजीरों की तामीर के लिए इनके पास रिसोर्सेज नहीं हैं। चीन के सिर्फ एक मसनूई जजीरे सियोबी रीफ पर तो 400 इमारतें तामीर की गई हैं। इन जजीरों पर चीनी जहाज खड़े हैं, लड़ाका तैयारों के लिए एयरपोर्ट और रनवेज भी बन चुकी हैं। यहाँ बिजली की सप्लाई के लिए हवाई चक्कियां भी नस्ब हैं। आइंदा बरसों में यहाँ लाखों चीनी फौजी, सैकड़ों लड़ाका तैयारे और बहरी जंगी जहाज तैनात हो सकते हैं। यानी इस इलाके में चीन की ताकत को चैलेंज करना नामुमकिन हो जाएगा। चीन को मजीद मसनूई जजीरे बनाने से रोकने के लिए ही फिलिपाइनीज नेवी ने 1999 में एक चट्टान, जिसे सेकंड थॉमस शोल भी कहते हैं, पर अपना जहाज खड़ा कर दिया। इस जहाज पर फिलिपाइनी फौजियों ने छोटी सी मिलिट्री बेस बना रखी है, जहां सप्लाई या तो हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचती है या फिर छोटी छोटी कश्तियों के जरिए। लेकिन अब कोई बड़ा शिप इसकी मदद के लिए नहीं आ सकता क्योंकि पहला शिप तो इस वजह से चट्टान तक पहुंच गया था क्योंकि चाइनीज नेवी ज्यादा अलर्ट नहीं थी। लेकिन अब चाइनीज नेवी और कोस्ट गार्ड्स ने इस चट्टान और शिप को सख्ती से घेर लिया है और सिर्फ छोटी कश्तियों को ही वहां जाने की इजाजत है। जिस दिन फिलिपाइन का शिप टूट फूट कर पानी में गर्क हो जाएगा, उस दिन यह चट्टान भी चीन के कब्जे में होगी। फिलहाल आप इसे चीन के मुकाबले में आखिरी चट्टान कह सकते हैं। फिलिपाइनीज नेवी इस जहाज को कुछ अरसा मजीद कायम रखने के लिए वहां सीमेंट, स्टील और दीगर सामान भेजकर इसकी मरम्मत भी करवाती रहती है। यह बिल्ली चूहे का खेल है जो मजीद चंद बरस जारी रह सकता है। चीन इन मुट्ठी भर फिलिपाइनी फौजियों को जबरदस्ती भी हटा सकता है, लेकिन वो किसी जंग में उलझना नहीं चाहता। चीन ने आखिरी बार 1988 में वियतनाम के खिलाफ फौजी कार्रवाई की थी। चाइनीज नेवी ने वियतनाम के कब्जे वाले एक जजीरे पर हमला किया था। इस हमले में 60 से ज्यादा वियतनामी फौजी मारे गए और इनके 2 ट्रांसपोर्टर बहरी जहाज भी डूब गए थे और जजीरा चीन के कब्जे में चला गया था। लेकिन ये 30 बरस पुरानी बात है। फिलहाल तो चीन फिलिपाइनीज नेवी के इस छोटे से फौजी अड्डे को भी बर्दाश्त कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि साउथ चाइना सी में मुकम्मल अमन हो चुका है। चीन के हरीफों को यह शिकायत है कि चाइनीज नेवी दूसरे कंट्रीज की शिपिंग और माहीगीरों को परेशान करती है। अभी कुछ दिन पहले ही पैरासिल आइलैंड्स के करीब एक चीनी बहरी जहाज की टक्कर से वियतनामी माहीगीरों की एक कश्ती डूब गई थी। वियतनाम का दावा है कि यह कश्ती जानबूझकर डुबोई गई। वियतनाम तो अपने माहीगीरों को असलहे से लेस करने पर भी गौर कर रहा है। चीनी और वियतनामी कोस्ट गार्ड्स की बोट्स भी एक दूसरे से टकराती रही हैं, बल्कि चीनी कोस्ट गार्ड्स तो वियतनामी बोट्स पर वाटर कैनन से पानी की बौछार करके इन्हें धमकाते भी रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि चीनी माहीगीर भी इस इलाके पर कब्जा बरकरार रखने में चीनी फौज का साथ दे रहे हैं। 2012 में चाइनीज पेट्रोलिंग बोट्स और फिलिपाइनीज नेवी के एक शिप में भी लड़ाई होते होते रह गई थी। यही वजह है कि फिलिपाइन और वियतनाम चाइना से मुकाबले के लिए अमेरिका से मदद ले रहे हैं। फिलिपाइन के साथ तो 1951 से ही अमेरिका का फौजी मुआहिदा भी मौजूद है। इस मुआहिदे के तहत अगर कोई भी मुल्क फिलिपाइन या अमेरिका पर हमला करे तो दूसरा मुल्क इसका साथ देगा। इस मुआहिदे के तहत अमेरिकी और फिलिपाइनी फौजें मुश्तरका मशक़ें भी करती रहती हैं, जबकि अमेरिका वियतनाम को समंदर में पेट्रोलिंग के लिए आर्मर्ड बोट्स भी दे रहा है ताकि चाइनीज कोस्ट गार्ड्स इन्हें टक्कर मारकर उलट न दे। ये वही वियतनाम है जहां 45 बरस पहले चाइनीज और वियतनामी फौज ने अमेरिका को शिकस्त दी थी। लेकिन अब यही वियतनाम चीन के खिलाफ अमेरिका का इत्तेहादी बन चुका है। इसीलिए कहा जाता है
کہ عالمی سیاست میں کوئی بھی مستقل دوست یا دشمن نہیں ہوتا۔ امریکہ کو چین کا راستہ روکنے کے لیے تائیوان، فلپائن اور ویتنام کی ضرورت ہے، اس لیے وہ ان تینوں کی ہی دل کھول کر مدد کر رہا ہے۔ امریکی نیوی کے 7th فلیٹ نے تو ساؤتھ چائنا سی میں مستقل ڈیرے ڈال لیے ہیں۔ امریکہ کے کم از کم 2 ایئرکرافٹ کیریئر اور جاسوس طیارے اس علاقے میں پیٹرولنگ کرتے رہتے ہیں۔ امریکی بحری جنگی جہاز جان بوجھ کر چین کے مصنوعی جزیروں کے قریب سے بھی گزرتے ہیں۔ امریکہ کہتا ہے کہ کوئی ملک ساؤتھ چائنا سی میں شپنگ کو روک نہیں سکتا اور امریکہ فری نیویگیشن کے حق کے تحت ساؤتھ چائنا سی میں پیٹرولنگ کر رہا ہے۔ مگر ایسا بھی نہیں ہے کہ چین امریکہ کے مقابلے میں بالکل ہی بے بس ہے۔ وہ اپنے طریقے سے امریکہ کو سخت پیغام بھیجتا رہتا ہے۔ ایسا ہی ایک پیغام 2006 میں امریکہ کو دیا گیا تھا، اور وہ پیغام دیا گیا تھا امریکی سپر ایئرکرافٹ کیریئر کیٹی ہاک کے ذریعے۔ ساؤتھ چائنا سی کے علاقے میں امریکن نیوی کی سب سے بڑی طاقت اس کے ایئرکرافٹ کیریئرز ہی ہیں، اور ایئرکرافٹ کیریئرز کی سیکیورٹی اتنی سخت ہوتی ہے کہ کوئی پرندہ یا مچھلی بھی نظروں میں آئے بغیر نہیں گزر سکتی، حتیٰ کہ سمندر میں سینکڑوں میل دور تک ہونے والی معمولی سی نقل و حرکت کی اطلاع بھی ایئرکرافٹ کیریئر کو ہو جاتی ہے۔ لیکن 2006 میں امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کیٹی ہاک جاپان کے قریب سمندر میں فوجی مشقیں کر رہا تھا۔ 1000 فٹ لمبے اس بحری جہاز پر 4500 لوگ موجود تھے۔ اس کی حفاظت کے لیے 12 چھوٹے بحری جنگی جہاز بھی تعینات تھے۔ ان سب شپس کے سونار سسٹم اور سینسرز سمندر کے اندر حرکت کرتی ہوئی ہر چیز کو دیکھ رہے تھے۔ لیکن اچانک کیٹی ہاک سے کچھ دور سمندر میں ہلچل ہوئی، اور پھر 160 فٹ لمبی ایک چائنیز سب میرین سمندر کی سطح پر آ گئی۔ امریکی ایئرکرافٹ کیریئر اس کے ٹورپیڈوز کی زد میں تھا۔ یہ چائنا کی جدید سونگ کلاس آبدوز تھی جو 12 جنگی جہازوں اور ایک سپر ایئرکرافٹ کیریئر کے سینسرز اور سونار سسٹمز کو دھوکہ دے کر یہاں پہنچی تھی۔ یہ آبدوز کچھ دیر وہاں رکی اور پھر جس خاموشی سے آئی تھی اسی خاموشی سے سمندر کی تہہ میں واپس چلی گئی۔ امریکہ کی ساری ٹیکنالوجی دھری کی دھری رہ گئی۔ یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ آبدوزوں کو ڈیٹیکٹ کرنے کے سسٹم اتنے سمارٹ ہیں کہ سب میرین کے پروپیلر کی آواز بھی سن لیتے ہیں، حتیٰ کہ سب میرین کے چلنے سے پانی میں جو ہلچل پیدا ہوتی ہے وہ بھی ان سینسرز تک پہنچتی ہے۔ اتنی زبردست ٹیکنالوجی کے ہوتے ہوئے بھی ایک چینی آبدوز کا امریکی ایئرکرافٹ کیریئر کے اتنے قریب آ جانا، اور وہ بھی ایسے وقت میں جب فوجی مشقیں ہو رہی تھیں، یعنی ایئرکرافٹ کیریئر اور اس کی سیکیورٹی فل الرٹ تھی، یہ ملٹری لیول کا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ویسٹ میں تو اس بات پر ہنگامہ کھڑا ہو گیا اور امریکی جنرلز کو بہت شرمندگی اٹھانا پڑی۔ یہی نہیں، 2015 میں بھی ایک چینی آبدوز نے امریکی ایئرکرافٹ کیریئر رونلڈ ریگن کا تعاقب کیا تھا۔ چین ایسی بہت سی آبدوزیں بنا رہا ہے جو ریڈار یا سینسرز کی زد میں نہیں آتی۔ 2015 میں ایک چائنیز یوان کلاس آبدوز اسی طرح انڈیا کے سمندر سے گزر کر پاکستان پہنچ گئی تھی اور کراچی میں ایک ہفتہ گزار کر واپس چین چلی گئی، لیکن انڈین نیوی کو کانوں کان خبر نہیں ہوئی۔ پاکستان بھی چین سے یوان کلاس کی 8 سٹیلتھ آبدوزیں خرید رہا ہے، جن کی سپلائی 2028 تک مکمل ہوگی۔ لیکن چین کا مسئلہ صرف ساؤتھ چائنا سی نہیں ہے، بلکہ اس کے مشرقی سمندر یعنی ایسٹ چائنا سی میں بھی ایک اور لڑائی چل رہی ہے۔ یہاں 8 چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جو سینکاکو آئی لینڈز کہلاتے ہیں۔ چین کا کلیم ہے کہ یہ جزیرے 15ویں صدی سے اس کے کنٹرول میں تھے، لیکن جاپان نے 1895 کی جنگ میں انہیں چین سے چھینا تھا، اس لیے جاپان یہ جزیرے چین کو واپس کرے۔ لیکن جاپان کا کہنا ہے کہ ان جزیروں کے اصل مالک وہ جاپانی شہری ہیں جو دوسری جنگ عظیم سے پہلے تک یہاں آباد تھے۔ یہ علاقے بھی تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہیں۔ 1912 میں جاپان نے جزیروں کے پرانے مالکان کے خاندانوں کو $2.5 کروڑ دے کر 3 بڑے جزیرے خرید لیے۔ اس بات پر چین میں ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ چینی عوام نے جاپانی سٹورز میں توڑ پھوڑ شروع کر دی۔ بیجنگ میں جاپانی سفارت خانے کے باہر تو پولیس نے بڑی مشکل سے بکھرے ہوئے عوام کو قابو کیا۔ مظاہرین نے جاپان کے حمایتی امریکہ کے پرچم بھی جلائے۔ کچھ جوشیلے چینی نوجوان تو سینکاکو آئی لینڈز پر پہنچے اور ایک جزیرے پر چین اور تائیوان کے پرچم لہرا دیے۔ جاپانی کوسٹ گارڈز نے ان کی بوٹ کو گھیر لیا اور نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ چین نے اس علاقے میں پیٹرولنگ بوٹس بھیجی اور جاپان کو سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں، لیکن امریکی شہ کی وجہ سے جاپان ٹس سے مس نہیں ہوا۔
तो ऐसी सूरत हाल में जबकि खित्ते के तकरीबन सारे ही मुल्क चीन के खिलाफ हो चुके हैं, तो चीन को अपनी सप्लाई लाइन खतरे में नजर आ रही है। चीनी पॉलिसी मेकर्स को मालूम है कि खित्ते में कोई भी जंग हुई तो इसके दुश्मन ममालिक इसकी सप्लाई लाइन 2 जगहों से काट सकते हैं। पहली जगह तो साउथ चाइना सी ही है, जहां अमेरिकन नेवी फिलिपाइन और वियतनाम से मिलकर चीन की सप्लाई लाइन काट सकती है। इसीलिए चीन इस इलाके में मसनूई जजीरों के जरिए अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है। लेकिन अगर वो साउथ चाइना सी को महफूज कर भी ले तो भी इसकी सप्लाई लाइन आबनाए मलाका यानी मलाका स्ट्रेट से भी कट सकती है, क्योंकि इसके दोनों तरफ वाक़े ममालिक इंडोनेशिया और मलेशिया भी अमेरिका के करीब हैं, यानी ये रास्ता भी गैर महफूज है। तो फिर चीन क्या करे? चीन के पास अपनी सप्लाई लाइन बचाने का एक ही तरीका था कि वो अपने मशरकी समंदर को छोड़कर मगरिब में ज़मीनी रास्तों के जरिए तिजारत शुरू करे। और इसी सोच ने एक मंसूबे को जन्म दिया जिसका नाम है वन बेल्ट वन रोड, और जिसकी तफसीली कहानी हम आपको दिखा चुके हैं। वन बेल्ट वन रोड चीन की इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को तो काफ़ी हद तक महफूज कर देता है, लेकिन चीन का असल मसला तेल की सप्लाई का है। ये तेल की सप्लाई जो ईरान और खलीजी मुल्कों से आती है, इसके लिए चीन के पास एक ऑप्शन तो है, म्यांमार यानी बर्मा। चीन आबनाए मलाका को बाईपास करके बर्मा की बंदरगाहों से भी अपने मुल्क को तेल सप्लाई कर सकता है। चीन ने तो बर्मा की बंदरगाह की तामीर के लिए एक मुआहिदा कर भी लिया है। यहां तेल की पाइपलाइन बिछाने का मंसूबा भी ज़ेरे गौर है, लेकिन यह मामला इतना भी आसान नहीं है और इसकी वजह है भारत। जी हां, बर्मा तक चीनी तेल की सप्लाई को भारत के करीब से गुजरना पड़ेगा, और भारत तो पहले ही चीन का हरीफ और अमेरिका का इत्तेहादी है। अगरचे चीन ने श्रीलंका की बंदरगाह हेम्बनटोटा को 99 बरस की लीज पर ले लिया है, लेकिन जाहिर है वो भारत के मुकाबले के लिए अपनी पूरी नेवी श्रीलंका में तो नहीं ला सकता। अब एक और रास्ता है चीन का वेस्टर्न बॉर्डर, जिसमें ज्यादा हिस्सा सेंट्रल एशिया का है, यानी तेल की सप्लाई तुर्कमेनिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान वगैरह से गुजरकर चीन पहुंच सकती है। लेकिन यहां भी मसला है, क्योंकि ये सारे मुल्क चीन से ज्यादा रूस के दोस्त हैं, इसलिए ये सप्लाई लाइन भी आगे चलकर कभी ना कभी चीन के लिए मसला पैदा कर सकती है। चुनांचे चीन को एक ऐसे मुल्क से रास्ता चाहिए जो इसका दोस्त भी हो, बल्कि इसके और चीन के मफादात एक ही हों। और जाहिर है पाकिस्तान के अलावा खित्ते में चीन का कोई बेहतरीन दोस्त नहीं है। दूसरी तरफ चीन को महफूज सप्लाई रूट देने में पाकिस्तान का भी एक बहुत बड़ा मफाद छुपा है। वो मफाद क्या है? आज से तकरीबन 50 बरस पहले 1971 में जब पाक भारत जंग हो रही थी, तो भारत की 3 मिसाइल बोट्स ने कराची की बंदरगाह पर हमला किया था और पाकिस्तान के 2 बहरी जंगी जहाज खैबर और मुहाफिज डबो दिए थे। इस हमले में कई कार्गो शिप्स भी तबाह हुई और साहिल पर खड़े ऑयल टैंकर्स में आग लग गई। भारत ने कराची पर फजाई हमले भी किए। इन हमलों ने पाकिस्तान की सप्लाई लाइन को बुरी तरह मुतासिर किया। तब से पाकिस्तान समझ गया था कि आइंदा किसी जंग की सूरत में अपनी सप्लाई लाइन को महफूज रखना है तो कराची का मुतबादिल ढूंढना ही होगा। अगरचे 71 की जंग के बाद पाकिस्तान की नेवी भी जदीद मिसाइलों से लेस हो चुकी है। कराची में पाकिस्तानी एयरफोर्स की एक बेस भी मौजूद है। अब अगर कोई जंग हो तो भारतीय नेवी के लिए कराची पर हमला करना आसान नहीं होगा, लेकिन मिलिट्री कैलकुलेशंस इतनी बारीकी में की जाती हैं कि मामूली से रिस्क को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कराची के लिए इस वक्त सबसे बड़ा और फौरी रिस्क जामनगर एयरबेस है। यह एयरबेस इंडियन एयरफोर्स की साउथ वेस्टर्न कमांड के अंडर है। इस बेस से कराची का फासला सिर्फ 400 किलोमीटर है। यहां से उड़ने वाला कोई भी फाइटर जेट 5 से 10 मिनट में कराची पहुंच सकता है, यानी पाक एयरफोर्स के पास इसे रिस्पॉन्ड करने के लिए बहुत कम टाइम होगा। इन हालात में पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को कराची का ऑल्टरनेटिव हर सूरत चाहिए था, और ये ऑल्टरनेटिव इनकी नजर में कराची से 600 किलोमीटर दूर वाक़े गवादर था, जो भारतीय हमले से बड़ी हद तक महफूज है। यानी अगर पाकिस्तान गवादर से अपनी मुतबादिल सप्लाई लाइन बना ले तो जंग के दौरान वो ज्यादा महफूज हो जाएगा। यानी गवादर पर पाकिस्तान और चीन दोनों का इंटरेस्ट एक हो गया है। इसी कॉमन इंटरेस्ट का नतीजा है सी पैक। सी पैक के जरिए चीन और पाकिस्तान दोनों गवादर की बंदरगाह से अटैच हो रहे हैं।
यानी गवादर अब पाकिस्तान और चीन दोनों की मुतबादिल सप्लाई लाइन बन रहा है। चीन को इसका फायदा यह है कि गवादर वो जगह है जो ईरान और खलीजी रियासतों से आने वाले तेल को बड़े महफूज रास्ते से चीन पहुंचा सकती है। इस वक्त चीन की तेल सप्लाई को भारत के गिर्द चक्कर काटकर आबनाए मलाका और फिर साउथ चाइना सी के जरिए चीन जाना पड़ता है। एक तो यह फासला 10,000 किलोमीटर का है और दूसरा इस रास्ते पर जगह जगह चीन के हरीफ ममालिक मौजूद हैं, यानी ये रास्ता एक तो ज्यादा है, दूसरा गैर महफूज भी। जबकि गवादर का चीनी शहर काशगर से फासला सिर्फ 2,500 किलोमीटर है, जो कि महफूज भी है। अगरचे इस रास्ते पर यह एतराज किया जा सकता है कि समुद्री रास्ते से तेल ले जाने का खर्च जमीनी रास्ते से कम होता है, लेकिन इसका जवाब यह है कि यह फासला चूंकि कम और महफूज है, इसलिए चीन ज्यादा खर्च का रिस्क भी ले सकता है। यानी गवादर चीन की नई लाइफ लाइन बन सकता है। यही वजह है कि चीन सी पैक में 56 अरब डॉलर की सरमायाकारी कर रहा है। सऊदी अरब भी गवादर में 10 अरब डॉलर की ऑयल रिफाइनरी बनाने का ऐलान कर चुका है, जिससे जाहिर है चीन को भी फायदा पहुंचेगा। लेकिन सी पैक सिर्फ सप्लाई लाइन का मंसूबा नहीं, बल्कि ये एक पूरा इकोनॉमिक पैकेज है। 2017 में सी पैक का जो मास्टर प्लान सामने आया था, इसके मुताबिक चीन पाकिस्तान में 6,500 एकड़ रकबे पर फसलों की पैदावार बढ़ाने के मंसूबे भी शुरू करेगा। फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगाए जाएंगे, जिनमें से सिर्फ सक्खर के 2 प्लांट्स सालाना 2 लाख टन गोश्त प्रोसेस करेंगे। यही नहीं, 10 लाख टन अनाज के प्रोसेसिंग प्लांट्स भी लगेंगे। पाकिस्तान हर साल चीन को सबसे ज्यादा 80,000 टन संगे मरमर एक्सपोर्ट करता है। इसीलिए गिलगित और कोहिस्तान से लेकर बलूचिस्तान में खुशदार तक संगे मरमर और ग्रेनाइट की प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां भी लगेंगी। पाकिस्तान में सोने, हीरे और दीगर धातों के जखायर भी तलाश किए जाएंगे। सी पैक के 4 अहम स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स रशकई, इस्लामाबाद, फैसलाबाद और धाबेजी में बनेंगे। सी पैक के जरिए पाकिस्तान अफगानिस्तान को बाईपास करके सेंट्रल एशिया को भी गवादर से कनेक्ट कर सकता है। गवादर की अहमियत देखें कि रूस भी सी पैक में शामिल हो रहा है, लेकिन जहां सी पैक के फायदे हैं, वहीं इस पर एतराजात और खदशात भी हैं। सी पैक के मुखालिफिन को बड़ा एतराज तो यह है कि चीन पाकिस्तान को कर्जों के जाल में फंसाकर अपनी कॉलोनी बना लेगा। जैसे श्रीलंका चीन को कर्ज वापस नहीं कर सका और चीन ने इसकी बंदरगाह हेम्बनटोटा को 99 बरस की लीज पर ले लिया है, वैसे ही खदशात गवादर के मुतालिक भी पैदा हो सकते हैं। इसलिए कई लोग सी पैक को पाकिस्तान की आज़ादी के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी जैसा मंसूबा समझ रहे हैं। इंडियन और वेस्टर्न मीडिया भी इन खदशात को हवा दे रहा है। भारतीय अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स ने तो लिखा कि सी पैक मंसूबे से चीन को पाकिस्तान की इकोनॉमी पर मुकम्मल कंट्रोल मिल जाएगा, जिससे मुल्क तबाह हो जाएगा। ये सारे एतराज़ात दुरुस्त हैं या सिर्फ प्रोपेगेंडा, इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन फिलहाल यही कहा जा सकता है कि आज की दुनिया में जो मुल्क अपने तिजारती रास्ते बंद करते हैं, वो शिमाली कोरिया की तरह आइसोलेट हो जाते हैं। अगर पाकिस्तानी एक्सपोर्टर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स और अवाम सी पैक को एक अपॉर्चुनिटी समझें और खुद को अपग्रेड करें, तो सी पैक सोने की कान साबित हो सकता है। और इसके साथ ये भी समझना होगा कि तरक्की सिर्फ किसी एक सड़क या प्रोजेक्ट की मोहताज नहीं होती। यानी सी पैक बनने का यह मतलब नहीं है कि पाकिस्तान बाकी दुनिया के लिए अपने दरवाजे बंद कर दे और समझ ले कि इसके तमाम मसले हल हो गए हैं, बल्कि ज़रूरी है कि तमाम मुल्कों से बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार रखते हुए हकीकत पसंदाना पॉलिसीज़ बनाई जाए। क्योंकि अमेरिका से 70 बरस की दोस्ती में हमने ये तो सीख ही लिया है कि एक ऑप्शन पर डिपेंडेंट होना मुल्क के इंटरेस्ट में नहीं होता। और अगर हमने अब भी कुछ नहीं सीखा, तो सी पैक जैसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भी शायद हमें एक डेवलप्ड कंट्री ना बना सके। बहरहाल सी पैक पर सिर्फ इंटरनेशनल मीडिया ही एतराज नहीं कर रहा, बल्कि सी पैक को सबसे बड़ा खतरा अमेरिका और भारत की मुखालफत है। भारत का एतराज यह है कि सी पैक गिलगित बल्तिस्तान से गुजरता है, जो पाकिस्तान और भारत में मुतनाज़ा इलाका है। इसलिए भारत ने इसका हिस्सा बनने से इनकार कर दिया है। अमेरिकी वज़ीर दिफा जेम्स मैटिस ने भी भारत की हिमायत में बयान दिया था कि सी पैक मुतनाज़ा इलाके से गुजर रहा है। 2 साल पहले अमेरिकी नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर डैनियल कोटेस ने खबरदार किया कि सी पैक से दहशतगर्दों को नए टारगेट्स मिलेंगे। अब यह धमकी थी या इनका जाती ख्याल,
इस बारे में तो कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन जैसे जैसे सी पैक आगे बढ़ रहा है, इसकी मुखालफत भी तेज हो रही है। यूएन ने भी अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सी पैक पर पाक इंडिया टेंशन बढ़ेगी। पाकिस्तान अमेरिका और इंडिया की मुखालफत को लाइटली नहीं ले सकता, क्योंकि पाकिस्तान की मशरकी सरहद पर भारत है और मगरबी सरहद पर अफगानिस्तान में अमेरिकी फौज बैठी है। यानी जिस तरह सी पैक पर पाकिस्तान और चीन का इंटरेस्ट एक है, वैसे ही इसे रोकने पर अमेरिका और भारत का इंटरेस्ट भी फिलहाल एक नजर आ रहा है। अफगानिस्तान से दहशतगर्दों की आमद का खतरा भी मंडलाता रहता है। चुनांचे पाकिस्तान सी पैक की सिक्योरिटी पर खुसूसी तवज्जो दे रहा है। इस काम के लिए एक स्पेशल फोर्स टास्क फोर्स 88 बनाई गई है। इस फोर्स ने गवादर की सिक्योरिटी संभाल ली है और कोस्टल एरियाज की 24 घंटे निगरानी हो रही है। सी पैक और वन बेल्ट वन रोड जदीद दुनिया के शायद सबसे बड़े मंसूबे हैं। वो कौम जो सिर्फ 100 साल पहले तक अफ्यूम के नशे में धुत थी, आज साउथ चाइना सी में मसनूई जजीरों से लेकर गवादर तक एक नई दुनिया तामीर कर रही है। चीन, पाकिस्तान और रूस करीब हो रहे हैं। उधर भारत अमेरिका और यूरोप के साथ नए अलायंसेस की राह पर चल रहा है। ये सब कुछ आज की जनरेशन के सामने हो रहा है। इसकी कहानी हमने आपको दिखा दी है। हो सकता है कि कल आने वाली नस्लें नई सुपर पावर्स और एक नया दौर देखेंगी। इसकी कहानी और लोग सुनाएंगे और दुनिया यूं ही चलती रहेगी। हिस्ट्री ऑफ चाइना सीरीज अफ्यून से सी पैक तक हमने जैसे कहा था वैसे आपके लिए मुकम्मल कर दी। ये देखो सुनो जानो की पहली मुकम्मल सीरीज है और कई घंटों की ये एक वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिलेगी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसकी जगह हम नई सीरीज कौन सी शुरू कर रहे हैं? आप गैस करें और कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आप हिस्ट्री ऑफ चाइना की मुकम्मल एक साथ देखना चाहते हैं तो यहां क्लिक कीजिए। हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान की सारी एपिसोड्स के लिए इस प्लेलिस्ट पर टच करें या क्लिक करें और कौन सा मुल्क कितना ताकतवर है यह देखने के लिए यहां क्लिक कीजिए।